Good morning, everyone. Today we will do part E of chapter number 21. We have done part A, B, C, and D of chapter number 21. This is part E of chapter number 21. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Question is compare the conditions of Adivasis in India during pre and post independence era. यानी आदिवासीज की जो कंडीशन थी इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद उसके बारे में हमें कंपैरिजन करना है. चलिए तो बेटा ऐसा कॉलम बनाने हैं आपको दो. फर्स्ट इज प्री इंडिपेंडेंस इरा एंड सेकंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा. ठीक है जी. प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद. फर्स्ट इसमें प्री इंडिपेंडेंस में लिखेंगे फॉरेस्ट वर टेकन अवे इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के नाम पर फॉरेस्ट को उनसे छीन लिया गया, ट्राइबल्स से छीन लिया गया. इसलिए दे बिकेम लैंडलेस एंड होमलेस. इसीलिए उनके पास अब कोई जमीन भी नहीं थी और रहने के लिए घर भी नहीं थे. ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट जो है स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था. इस वजह से फॉरेस्ट जो है उनसे छीन लिए गए. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में देखिए क्या है. फॉरेस्ट वर क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड अर्बनाइजेशन. आजकल क्या है, फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण और टिम्बर यानी लकड़ी के लिए. दे हैड टू लीव फॉरेस्ट फॉर लिवलीहुड. उनको अब अपना जीविका लेने के लिए यानी अपनी इनकम हासिल करने के लिए उनको फॉरेस्ट को छोड़कर जाना पड़ा है. थर्ड लिखिए. Many protests against the British occurred, but they were suppressed. बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए लेकिन इनको सप्रेस कर दिया गया. सप्रेस यानी दबा दिया गया. अब इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस में लिखिए. They protested many times, but failed. बहुत बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया लेकिन वो फेल हो गए. फोर्थ लिखिए बेटा जी. The Adivasis were exploited brutally. ब्रूटली मतलब निर्दयतापूर्ण तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया गया. और फोर्थ इसमें आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस में. दे फेस पॉवर्टी, इलिटरेसी, बॉन्डेज, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेट्रा. उनको पॉवर्टी, इलिटरेसी, बॉन्डेज यानी बंधुआ मजदूरी और अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा. राइट डाउन प्लीज.
करिए बेटा। स्क्रीन तो बेटा क्लियर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं देख रही हूँ अपने फोन में, लेकिन स्क्रीन तो क्लियर है। और सबको भी क्या प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में बेटा? टेल मी। हाँ, ये आंसर नंबर 1 है, पार्ट ई का, लिखा हुआ है बोर्ड पे बेटा। 4th पॉइंट प्री इंडिपेंडेंस इरा में है। आदिवासी को एक्सप्लॉइट किया गया बहुत ही क्रूरता के साथ, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में है उनको गरीबी, अनपढ़ता, बंधुआ मजदूरी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है कि दोनों ही कंडीशंस में आदिवासी जो है वो सफर कर रहे हैं। और किसी को भी प्रॉब्लम है क्या स्क्रीन में बेटा जी? बताइए। Everyone has done or not? बेटा, they faced poverty, illiteracy, bondage and unemployment. और इसमें है the Adivasis were exploited brutally. बताइए, हो गया कि नहीं? Yes or no? Okay. चलिए, आंसर नंबर 2 करते हैं। Question is, the Bishnoi conservationists take care of the nature and grow with it instead of exploiting it. यानी बिश्नोईज जो हैं वो नेचर को कंजर्व करते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन यानी उसको खराब नहीं करते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, यानी हमें बिश्नोईज के बारे में लिखना है ऑब्वियसली। चलिए लिखते हैं। बिश्नोईज टेक केयर ऑफ नेचर। इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा इट इज a tribal community in राजस्थान। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है राजस्थान की। सेकंड लिखिए जी, their religion directs them to preserve animals and vegetation। उनका जो रिलीजन है वो उनको कहता है, यानी उनके रिलीजन के अनुसार उनका परम धर्म है वेजिटेशन और एनिमल्स को प्रिजर्व करना। थर्ड लिखिए बेटा, their mentor formulated 29 tenets। उनके
जो गुरु थे उन्होंने 29 सिद्धांत बनाए। फोर्थ, tenets relate to, this is key, relate to personal hygiene, यानी खुद को साफ रखना, कॉमा, maintaining good basic health, यानी अपनी खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मेंटेन करना, healthy social behavior, यानी खुद को सामाजिक व्यवहार में अच्छा रखना, यानी समाज में किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना करना, एंड वर्शिप ऑफ गॉड, और भगवान की पूजा करना। यानी उनके जो सिद्धांत है, पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई और आसपास की साफ सफाई, अपनी खुद का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और समाज में अच्छा व्यवहार करना और भगवान की पूजा करना, यही उनके सिद्धांत उनको सिखाते हैं। फिफ्थ लिखिए बेटा। Their religion bans felling of green trees, हरे भरे पेड़ों को वो काटते नहीं है, कॉमा, एनिमल किलिंग, यानी जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट लाइफ इन ऑल फॉर्म्स, और साथ ही उनका जो धर्म है उनको ये सिखाता है कि हर हाल में जीवन को बचाना है। फिफ्थ पॉइंट है, उनका धर्म पूरी तरह से क्या बैन करता है, फेलिंग ऑफ ट्रीज, यानी हरे पेड़ों को नहीं काटना है, एनिमल किलिंग, किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और साथ ही प्रोटेक्ट करनी है लाइफ, यानी जीवन को हमेशा प्रोटेक्ट करना है सभी का। ऑल फॉर्म्स का मतलब वेदर इट इज एनिमल और ह्यूमन बीइंग और इंसेक्ट्स, बर्ड्स, किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में है, दोबारा से एक बार बता देती हूँ। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है राजस्थान की। उनके रिलीजन ने उन एनिमल्स और वेजिटेशन को प्रिजर्व करने के लिए कहा है। उनके जो गुरु थे उन्होंने 29 टेनेट्स फॉर्म किए थे, यानी बनाए थे, सिद्धांत बनाए थे, जिनके अनुसार उनका जीवन चलता है। उनके टेनेट्स जो है वो पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई, मेंटेनिंग गुड बेसिक हेल्थ, अपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अच्छा समाज में व्यवहार करना और भगवान की पूजा करना, यही सिखाते हैं उनके टेनेट्स यानी सिद्धांत। और उनके रिलीजन में पूरी तरह से पेड़ों को काटना बैन है और एनिमल किलिंग भी बैन है, यानी जानवरों को मारना भी बिल्कुल बंद है। और साथ ही उनके रिलीजन में सभी लाइफ फॉर्म्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। राइट डाउन प्लीज।
हो गया बेटा? यस और नो? चंचल, अभी क्या प्रॉब्लम है? आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? आप लाइव क्लास में ही कह रहे हो कि पीडीएफ भेज देना मैडम। आपको इसी में से करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। Most of the students have done it. Answer number 3. Question है, explain the term minorities. Why do they lag behind the majority community both educationally and economically? क्यों ये minority community से पीछे हैं, educationally भी और economically भी? And how can they get a rightful place in the society? और कैसे ये community जो है एक सही जगह पा सकती है? चलिए तो देखते हैं minorities क्या होती हैं। पहले तो ये लिखेंगे, it refers to the communities which are much less in number than the rest of the population। यानी कि जो कम्युनिटीज बाकी पॉपुलेशन से नंबर में कम है उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। दे आर मच लेस इन नंबर देन द मेजोरिटी कम्युनिटी। अब अगला जो पार्ट है ये है कि व्हाई डू दे लैग बिहाइंड बोथ एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखना है बेटा, ये दे लैग बिहाइंड because they do not have same access to the education and employment opportunities। क्यों ये पीछे है? क्योंकि उनको वो सब चीजें प्राप्त नहीं है जो प्रॉपर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मेजोरिटी कम्युनिटी को मिली हुई है, उनको माइनॉरिटीज को ये प्राप्त नहीं है। एक्सेस का मतलब पहुंच नहीं है इन माइनॉरिटी कम्युनिटी की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तक, राइट? इसीलिए ये पीछे रहते हैं। लैग मतलब पीछे रह जाना। अब अगला जो पार्ट है ये है कि कैसे, हाउ कैन दे गेट देयर राइटफुल प्लेस इन द सोसाइटी। यानी जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो कैसे मिल सकता है, ये भी नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है बेटा। दे कैन गेट rightful place
by adopting modern education, modern education, comma, by participating in, या and लिख लीजिए, and by participating, participation नहीं है बेटा, participating है, and participating in economic growth processes. और कैसे उनको राइटफुल प्लेस मिल सकती है, जब वो मॉडर्न एजुकेशन को ऑप्ट करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेसेस यानी आर्थिक बढ़ाने वाले जो प्रोसेस, आर्थिक स्थिति बढ़ाने वाले जो प्रोसेसेस हैं, कार्यक्रम है, उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, तभी उनको सही जगह मिल पाएगी। राइट डाउन बेटा, जल्दी से लिखिए प्लीज। Yes, question 3 is complete. डन बेटा, कर लिया है सबने? यस और नो? ये अभी बाद में रब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, suggest any 5 measures that can be taken for the upliftment of the downtrodden in a democracy. कैसे हम जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं, यानी उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे 5 मेजर्स बताने, 5 तरीके बताने हैं जिससे कि उनसे उनकी हेल्प हो सके। आंसर नंबर 4 सॉरी, फर्स्ट लिखिए, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर उनको फ्री और अच्छी एजुकेशन दिया जाए तो उनका आगे बढ़ावा मिल सकता है। सेकंड देखिए, प्रोवाइडिंग एन एडमिनिस्ट्रेशन फ्री ऑफ करप्शन। ऐसा प्रशासन मिले, यानी ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मिले जो कि
भ्रष्टाचार से मुक्त हो, करप्शन फ्री हो, जहां पर करप्शन ना हो, तो ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डाउन ट्रोडन या बैकवर्ड क्लासेस के बारे में सोच सकता है। अगर करप्शन नहीं होगा तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ, उनको फाइनेंशियल हेल्प देके भी उनका उद्धार किया जा सकता है। किस रूप में? लोन्स दिए जाए उनको कम इंटरेस्ट पे, साथ ही अनुदान दिया जाए यानी दान राशि दी जाए इनके उद्धार के लिए, वेलफेयर के लिए, तो भी इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। फोर्थ करिए, सेटिंग अप एन efficient health care system अगर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, तो भी इनकी बैकवर्डनेस जो है खत्म होगी, क्योंकि इनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी। फिफ्थ करिए बेटा, सेटिंग अप डिफरेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट्स फॉर देम। और इसके अलावा उनके लिए अगर वेलफेयर डिपार्टमेंट्स यानी कल्याण शाखाएं खोली जाएं ज्यादा से ज्यादा, तो भी बैकवर्ड क्लासेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार दोबारा से मैं पांचों पॉइंट बता देती हूँ बेटा। अगर उनको फ्री और अच्छी एजुकेशन दी जाए, बेटर एजुकेशन दी जाए, तो उनकी बैकवर्डनेस खत्म होगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन फ्री है तो भी उनका वेलफेयर होगा। अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाए लोन्स और ग्रांट्स के रूप में, तो भी उनका वेलफेयर होगा। अगर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाए, तो भी उनकी बैकवर्डनेस जो है खत्म होगी। एंड अगर उनके गवर्नमेंट जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश करे, तो भी इनकी बैकवर्डनेस जो है उसको खत्म किया जा सकता है। प्लीज राइट डाउन। जल्दी कर लीजिए बेटा। मुझे लगता है शायद फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हो गया है, तो हम ये रब कर देते हैं और आंसर नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिकल सेफगार्ड? हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस पॉलिसी? पॉलिटिकल सेफगार्ड क्या है? इस इसको पाने वाले कौन हैं? फायदे जिनको मिल रहे हैं कौन लोग हैं वो? एंड हाउ फॉर इज सच अ सेफगार्ड जस्टिफाइड? और कहाँ किस हद तक ये सेफगार्ड जो है वो ठीक है? आंसर लिखिए। फिफ्थ, पॉलिटिकल safeguard means that safeguard given by the government to the people of backward section
फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन। पॉलिटिकल सेफगार्ड का मतलब है ऐसे बैकवर्ड सेक्शन को गवर्नमेंट की तरफ से सेफगार्ड देना यानी सुरक्षा देना जो कि बैकवर्ड सेक्शन से रिलेट करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रिजर्वेशन दी गई है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों हैं, जहाँ पर की पॉलिटिकल सेफगार्ड दिया है। रिजर्वेशन इन लोकसभा, लिख लो, लोकसभा, राज्यसभा एटसेट्रा। ठीक है जी। अब हु आर द बेनिफिशियरीज, कौन है इसके बेनिफिशियरीज, यानी किनको फायदा मिल रहा है, वो लिखिए। नेक्स्ट लाइन में लिखना है बेटा, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, minorities are the beneficiaries of this policy। ये सभी जो है एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज जो हैं वो इस पॉलिटिकल सेफगार्ड पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं। अगला पार्ट है हाउ फार इट इज जस्टिफाइड, कितना ये ठीक है। This policy is justified only if these sections cooperate with the government and live in harmony with the majority people so that they can get all benefits। ये तब तक जस्टिफाइड है, तब ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक है जबकि जो ये सेक्शंस हैं यानी एससीज, एसटीज, ओबीसीज और माइनॉरिटीज के, वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें और साथ ही मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ हार्मनी में रहे। बेटा ये था आज का होमवर्क, E5 तक हमने कर लिया है। दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 21। टिल गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड बाय बाय।